एथिक्स उसकी कुर्सी के साथ जुड़ जाती है। एक एसपी की पोस्ट पे, डीएसपी की पोस्ट पे, एसएचओ की पोस्ट पे राजनीतिक लोग केवल एक ही चीज के लिए भर्ती होते हैं कि मैंने सत्ता मिली है, मैंने पैसा कमाना है। बड़ौदा उपचुनाव में ये जा रहे हैं, एफिडेविट तैयार किया है, पहले इनके ये झूठे फ्रेम तैयार किए हैं। अब तुमने 70 साल में इतने वायदे किए हैं, हाथी का जो करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है वो ये लूट लेते ना। अगर मैंने ये गंदी वाली राजनीति करनी होती तो मुझे दोनों जगह से, मैं इनका दामाद हूँ, दामाद को टिकट कोई भी दे सकता है। अपनी पुलिस तंत्र के अंदर देख लिया कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, सबजबाज दिखाते हैं, पैसे से सत्ता लेते हैं और फिर सत्ता से खूब पैसा कमाते हैं। आते हैं फॉर्मर आईजी रणबीर शर्मा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, आपके पार्टी है उस पर बातचीत करते हैं, हम अफसर होते हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं वीआरएस लेके या अपनी रिटायरमेंट के बाद, तो इसे किस प्रकार से देखते हैं? आप भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वीआरएस लेके पॉलिटिक्स ज्वाइन की। मनप्रीत, दूसरी बात बता दूं, मेरे ससुर बीजेपी के होम मिनिस्टर रहे आईडी स्वामी, मैं उनका दामाद हूँ। मेरे पास पार्टी कमी नहीं थी। मेरा सगा साला कांग्रेस वालों का दामाद है, कमलापति त्रिपाठी का, ठीक है। कहाँ दो ही पार्टी मेन है, दोनों घरों में हमारी डायरेक्ट पहचान है। अगर मैंने ये गंदी वाली राजनीति करनी होती तो मुझे दोनों जगह से, मैं इनका दामाद हूँ, दामाद को टिकट कोई भी देता, चाहे कांग्रेस वाले देते या बीजेपी वाले देते। जब मैंने इनका धंधा अपनी पुलिस तंत्र के अंदर देख लिया कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, सबजबाज दिखाते हैं और जातीय व्यवस्था में फूट डालते हैं और फिर पैसे से सत्ता लेते हैं और फिर सत्ता से खूब पैसा कमाते हैं, मैं इस निचोड़ पे पहुंच चुका था नौकरी के अंदर रहते रहते। अब मैं हल ढूंढ रहा था कि इसका हल क्या हो। क्या आपको ऐसा लगता है सर, जब नौकरी पे होता है एक नौकरशाह, उससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है? उसी पे आ रहा हूँ। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको बंद कर दे भाई 2 मिनट कि भी पॉलिटिकल ये सारा काम क्यों हो रहा है, राजनीति। इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ कि मेरी मजबूरी होगी। केजरीवाल ने शुरू किया, हमने उसका साथ दिया, अन्ना ने शुरू किया, उस आंदोलन को साथ दिया, लेकिन ये लोग जो लाभ और लोभ के लोग हैं, ये सारे आंदोलन को ख़त्म करते हैं। इसलिए मुझे खुद इस औंकली में सिर देना पड़ा, इस कीचड़ में कूदना पड़ा कि इस व्यवस्था को बदलना है तो हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये व्यवस्था, ये लोग पैसे से सत्ता से पैसे बनाते हैं। तुम 73वें संशोधन कहता अपना अधिकार ले लो, जहाँ गांव की सरकार बनी हुई है, पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें 29 अधिकार मिले हुए हैं। शहर की सरकार बनी हांसी वालों की, जिनको 18 अधिकार मिले हुए हैं। तो जब तक आपके पास सरकार बनाने का अधिकार नहीं होगा, हांसी का जो करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है वो ये लूट लेते हैं ना, 5 साल मौज करते हैं ना। आपकी सरकार, आपका टैक्स और आपका रोजगार, हम इस अधिकारों को पाने के लिए इस पार्टी को शुरू किया। छोटी पार्टियां सर, बहुत सी हजारों पार्टियां हैं, उनकी सक्सेस नहीं हो पाती, वो इतने बड़े स्ट्रक्चर का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है एक सिस्टम का। आप ठीक, आपको क्या लगता है कि ठीक कह रहे हैं। पार्टियां तो सारी छोटी थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको पहला इलेक्शन रहा तो 146 वोट मिले थे। ये पता नहीं, वीडियो की बात है ना, सारी ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, कि पार्टी को 2 सीट मिलती थी। यही बीजेपी है, यही कांग्रेस अब 30 पे आ गई है, 35 पे आ गई है। तो हर नई पार्टी के साथ विचार होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। होता है, इतनी बड़ी पार्टी स्ट्रगल होगा, मिशन है हमारे पास, सच्चा सुच्चा मिशन है कि हम लोगों को अधिकार दिलवाएंगे, लोगों की सरकार बनाएंगे, रोजगार गारंटियाँ कानून इन बच्चों के लिए बनवाएंगे। हमारी एमएसपी जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो इनको दिलवाएंगे। और ऑन ऑथ हम एफिडेविट पे काम कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं चल रहे। हम जो लिख के दे रहे हैं, इन नेताओं से पूछते हैं तुम लिख के दो ना, क्या कराओगे? क्या लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं लोगों की? नहीं, घोषणा पत्र में एक पेपर लेके आना, कहा पाला जल्दी पाला जाएगा, पाला दौड़ के तोड़ के, कि हम घोषणा पत्र जो दे रहे हैं ऑन ऑथ स्टाम्प पेपर पे दे रहे हैं, हम इनका डेथ वारंट लेके चल रहे हैं। कोई पार्टी का अध्यक्ष और कोई पार्टी का कैंडिडेट एक बार लिख के ये दे लोगों को हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप लिख के नहीं देते हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप घोषणा पत्र सिंपल जारी कर देते हैं और उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप मेरी दुखती रख को छेड़ रहे हैं। मैं आया था वारदात के लिए, इस वारदात को हल करवाने के लिए। अभी ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, उस पर बातचीत हो चुकी है, पुलिस उस काम में लगी हुई है,
तो आपसे ये सवाल जाहिर से है बनते हैं। मैं करूंगा मनप्रीत, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने पूछा, मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ। अभी मैं आया था दूसरे केस के लिए, आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ कि इस कीचड़ को साफ करने के लिए हर हालत में जो कैंडिडेट होते हैं और जो अध्यक्ष हैं, जब तक ये कॉल बैक की व्यवस्था नहीं लगाएंगे हम, तब तक सिस्टम नहीं सुधरे। बेटा पेपर दो ना। आप सर जो नेता आप बोलते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है अफसरों पर, नौकरशाही पर रहता है, तो जैसे जो सिस्टम में रहते हैं उस टाइम क्यों कोई अफसर नहीं बोलता है? इतना क्या दबाव होता है? सिविल सर्विस जो सर्वेंट आते हैं बड़े एक मुश्किल प्रक्रिया से आते हैं, अपने काफ़ी एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं, उसके बावजूद भी वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ऐसा क्या कारण रहता है? देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर जब भर्ती होता है, या एक सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, या एक डीएसपी भर्ती होता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत सही है, उसके नियम कानून बहुत सही हैं, हमारे पुलिस रूल्स। लेकिन जैसे वो जिले की पोस्ट पे आता है, एएसपी अंडर ट्रेनिंग या सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग आता है, वहाँ जो सिस्टम है, सीनियर ऑफिसर अलॉन्ग विद नेता, पॉलिटिकल बॉसेस, उनको धीरे धीरे 2-3 साल में ये पता चल जाता है कि ये जो हमारे नेता हैं यही इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो उसके एथिक्स जवाब दे जाते हैं क्या सर? वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ता इस सिस्टम से? वही कह रहा हूँ। एथिक्स जो आप कह रहे हैं एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर के, एथिक्स उसकी कुर्सी के साथ जुड़ जाते हैं। वो ये समझता है कि यार अब ये कुर्सी, यही मेरे पास टाइम है। एक यंग अफसर इसलिए भर्ती होता था कि उससे ये उम्मीद करते थे कि हम इन अफसरों से अच्छा 10-20 साल के लिए काम कराएंगे। लेकिन अब उसको ये पता चल जाए मेरी यही एक पोस्टिंग है, और इस पोस्टिंग के साथ वो लाभ और लोभ की व्यवस्था में पड़ जाता है। और जो एथिक्स की बात आती है, पब्लिक सर्वेंट की जो भावना होनी चाहिए, जो जनता का नौकर बन के सेवा की भावना होनी चाहिए, तब वो एथिक्स की बात आती है। हमारी ट्रेनिंग में कमी है, हमारे ट्रेनिंग के साथ जो फील्ड ट्रेनिंग है उसमें ज़बरदस्त कमी है। और तीसरी कमी हमारे नेताओं के सिस्टम में। जब तक ऊपर से नेता ठीक नहीं होगा तो नीचे का सीधे नहीं। अब हम सिस्टम क्या करें? क्या लगता है सर, जो मन से जो अफसर आते हैं वो काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में या किसी इन्फ्लुएंस में आके, मैं खुद उस सीट पे रहा हूँ मनप्रीत, एक एसपी की पोस्ट पे, डीएसपी की पोस्ट पे, एसएचओ की पोस्ट पे राजनीतिक लोग केवल एक ही चीज़ के लिए भर्ती होते हैं कि मैंने सत्ता मिली है, मैंने पैसा कमाना है। पहली बात, वो पोस्टिंग अपने आसपास उन थानों में, चौकियों में उन पोस्टिंग को लगाता है, तहसील में लगाता है, जहाँ से उसके लोगों के गलत सलत काम होते रहें और उसको मलाई मिलती रहे। इसके लिए वो ये इन प्रकार कुछ भी करेगा। अभी मैंने पैसे कमाने, मैंने तो 10 करोड़ लगा रखे हैं, वो कमाने हैं। तो इस सिस्टम से निकलने का क्या राजनीतिक ही रास्ता है हमारे पास? सिर्फ इससे निकलने का 2 काम हो सकते। एक तो है पब्लिक प्रेशर, या तो लोग इतने जागरूक हो जाएं, इतने शिक्षित हो जाएं कि भी उन्हें यह पता चले मेरे वोट से सरकार बनती है और मेरे खून पसीने के टैक्स से सरकार चलती है, तो मैं इनका गुलाम क्यों हूँ? पहली बात पब्लिक प्रेशर है। लेकिन इन लोगों ने हमें इतनी जातीय फूट डाल रखी है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जो 8 प्रकार हैं, फूट डाल करके हमें बांट रखा है, हमें इकट्ठा नहीं बैठने देते। मैं बड़ौदा के उपचुनाव में इनको देख रहा हूँ, और इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई। मैं कहा भी अभी पब्लिक जागरूक होने में ये केवल प्लेटफॉर्म पार्टी का ही हो सकता है, जहाँ पे लोग आएंगे और ये सोचेंगे भाई ये पार्टी वाले कुछ अच्छे हैं, ये कुछ काम कर देंगे। तो तब हमने आगामी जो चुनाव होंगे अब, उसमें आपकी पार्टी उतरेगी मैदान में? बड़ौदा उपचुनाव में ये जा रहे हैं। अच्छा, बड़ौदा उपचुनाव में आप जा रहे हैं। हमने ये एफिडेविट तैयार किया है, पहले इनके ये झूठे फ्रेब तैयार किए हैं। आज तुमने 70 साल में इतने वायदे किए हैं, मोटे मोटे मैंने लिख रखे हैं, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित। ये एफिडेविट लेके जा रहे हैं मैदान में। इस एफिडेविट को लेके मैं कह रहा भाई तुम अगर हिम्मत है तो दस्तक करके दे, तुम क्या काम करोगे? मैं उसके अध्यक्ष से भी पूछ रहा हूँ, जब तक मेरे पास प्लेटफॉर्म तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता ना। सिंपल मोर्चे से तो काम नहीं चलेगा। मैंने दस्तक किए हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, अपने कैंडिडेट के दस्तक करा रहा हूँ, तो इन्हें कहीं तो घेरें। अगर एक बार ये एफिडेविट पे दस्तक करें तो 6 महीने के अंदर हम इनको 420 में घेर सकते हैं। इन चीज़ों को क्यों नहीं समझती जनता? उन्हीं पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द रहती हैं। हम स्टेट में जाएं तो स्टेट में कुछ पार्टियां होती हैं, नई पार्टियों को हम इतिहास देखें तो मौका देने में बड़ा ही एक आम आदमी पार्टी को हम छोड़ दें, अलग उदाहरण था वो, तो उसके भी कुछ कारण थे, तो जनता विश्वास नहीं कर पाती है। जनता का विश्वास करने का पहला कारण मैंने बताया कि जातीय फूट। अब मैं बड़ौदा उपचुनाव में जा रहा हूँ,
मतलब ध्रुवीकरण कर देते हैं, उस कारण से नहीं। ध्रुवीकरण इन्होंने वोटों का जातीय ऐसा कर रखा है कि बस मैं ही तुम्हारा सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तो जनता में समझ नहीं है क्या? इतना तो जनता सोचती है कि ये कैंडिडेट ईमानदार है, इनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं बड़े बड़े, वो नेता चुनाव जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। जनता का घुमाव हमारे गांव की भाषा है लीडर, और गांव की भाषा में ठोड़ेदार। जो समझदार ठोड़ेदार है ना, वो जातीय ध्रुवीकरण को ऐसा बना देता है इन नेताओं से पैसे लेकर के, और उसका यही काम होता है कि मैं अपनी जाति के लोगों को एक बाड़े में बांध लूं और उनको इकट्ठे वोट डालूं। इसलिए हर गांव में पार्टीबाजी और जूतेबाजी चल रही है। तो इस सिस्टम से निकलने में कितना समय लगेगा आपको क्या लगता है? भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र अभी आए हुए 60-70 साल आज़ाद हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सिस्टम कब तक पटरी पे आएगा? आज ये बच्चे हैं ना जो अब ये पटरी पे आ गया, कोरोना महामारी है, इस कोरोना के चक्कर में अब ये रैली नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं सर, आज झांसी में भी ट्रैक्टर रैली निकाली, ये बहुत कर भीड़ रहे थी। हैं, कांग्रेस भी ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। अभी लोग देख रहे हैं ना, ये रैली कर रहे हैं। अब कोरोना इनको चिपटेगा ना, कोरोना चिपटेगा तो महामारी भगवान की दी हुई है, तो वो इनका इलाज कर रहा है। दूसरा इलाज ये गूगल बाबा, ये बच्चे गूगल बाबा भी चलते हैं। सोशल मीडिया आप बोल रहे हो कि सोशल हाँ, मीडिया, ये गूगल बाबा पे अब ये लोग सारे सुन रहे हैं हमारी बातें। अब ये सिस्टम बदलेगा कैसे? हम इन्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हारे वोट से सरकार मेरी, तुम्हारे टैक्स से सरकार चली, तुम हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो? तुम भारत देश के मालिक हो, तुम्हारे कंधों पे भार है। तो इस सोशल मीडिया से जो एक्टिविज्म बढ़ा है इन बच्चों का, ये क्रांतिकारी साबित होगा। ये क्रांतिकारी साबित होगा, और आने वाले अगले 1 साल में ये बदलाव जरूर होगा। हम पूरी कोशिश है इस उपचुनाव में और अगले पार्टी भी इस प्लेटफॉर्म का पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल करेगी। हम पूरी पार्टी, इसीलिए हम सोशल मीडिया के थ्रू इन बच्चों को समझा रहे हैं कि युवा है, क्रांति तो युवाओं से आएगी ना। हम लोग इनको एडवाइस करें, अपना अनुभव दे रहे हैं, हम अपने सिस्टम को इनको बता रहे हैं कि भी इस झूठ फूट और लूट के सिस्टम को आप लोगों ने हटाना है। ये नेता नहीं करेगा, इसने तो सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल बनाना है। जब तक ये खेल चलता रहेगा तब तक तुम्हें को रोजगार नहीं है। रोजगार की क्या कमी है? आज हरियाणा के अंदर 10,940 सरकारी वैकेंसी पड़ी है। इन्होंने बैकलॉग भी काफ़ी पड़ा है। कितना बैकलॉग पड़ा है और कितनी भर्ती हुई है आप देख लीजिए। 6 साल के अंदर कितनी भर्तियां की हैं इन्होंने। इनका बोलना है कि हमने पिछली सरकारों से काफ़ी ज़्यादा की है। ज़्यादा तो करनी है, लेकिन आप भर्ती का रेट क्या है? 1 मिनट रुकना बेटा, क्या रेट है आजकल भर्ती का? पीछे इनका दावा है कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख। ये निष्पक्षता से नहीं, तुम कितना रेट चल रहा है तुम्हारा? 10, 15, 12 लाख का रेट चल रहा है, और ये जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं। मैं गांव में जाता हूँ, देखता हूँ बच्चों को, मतलब कहीं भी निष्पक्षता नहीं, ईमानदारी नहीं है। पैसा चल रहा है लगातार, दलाल के थ्रू भर्ती हो रही है। अब इनको जो भर्ती करने, पुलिस में भर्ती करने वाला कोई पुलिस अफसर है इनके पास? एक बोर्ड में भर्ती हो पुलिस अफसर जो पुलिस की भर्ती करे, इंजीनियर्स की भर्ती करें, कोई इंजीनियर बिठाते हैं ये? कोई डॉक्टर भर्ती करे, किसी डॉक्टर को बिठाते हैं ये? सारे दलाल हैं, कमीशन है ना। बोर्ड बना रखे हैं जो निर्धारित बोर्ड है, उनसे होती यूपीएससी, एसएससी, एचपीएससी, सभी के स्टेट। लेकिन उस बोर्ड के अंदर देखिए कौन लोग हैं, मेंबर कौन है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं अपने महकमों की जहाँ भर्ती हो रही है। उनके हेड आईएएस अफसर भी होते हैं। नहीं, हेड आईएएस अफसर नहीं, वो सेक्रेटरी है बेचारा, वो तो जो कहेगा वो दस्तखत करके उनको दे देगा। मतलब आपका कहना है कि भर्तियों में भी पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं हो ही नहीं सकती। जब तक आप डिपार्टमेंट के आदमी की बाई नेम जिम्मेवारी एसपी की नहीं करेंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे, तब तक पारदर्शिता कैसे होगी? चलिए, उम्मीद करते हैं सर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो देखेंगे क्या कर पाती है। फिर आप सवाल पूछिएगा। अगर सत्ता में आई तो हम राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी गांव में गांव की सरकार, शहर में शहर की सरकार, एक सपना और निर्णय लेने का अधिकार देंगे, रोजगार गारंटी देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, बीज खाद के जो भाव बढ़े हुए हैं उसे आधा कर दें। चलो, शुक्रिया सर आपका। थैंक ये यू थे सो रणबीर शर्मा। इनका कहना है कि अगर ये पार्टी, इनकी पार्टी चुनाव में आती है तो ये जनता से एक एफिडेविट दे रहे हैं, और जो भी एफिडेविट में वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे। और इनका साफ तौर से कहना है कि वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है देश की, वो सही नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। जो नौकरशाह होते हैं, अफसर होते हैं, इनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रही है।